নমস্কার, হেডলাইন্সের পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শর্মিষ্ঠা আপনাদের সঙ্গে। আমরা বরাবরই আপনাদের সাথে বিভিন্ন যে আপনাদের প্রয়োজনীয় যে টপিকগুলো সেগুলো নিয়ে হাজির হয়ে থাকি। আজকে প্রেসক্রিপশনে আমরা কিন্তু কথা বলবো আপনাদের স্বাস্থ্যের কথা। আপনারা সবাই সুস্বাস্থ্যের জন্য অনেক কিছু করে থাকেন। আমাদের স্বাস্থ্যই হলো আমাদের সবথেকে বড় সম্পদ। তো হেলথ ইজ ওয়েলথ আমরা সবাই বলে থাকি। এই স্বাস্থ্যটাকে, শরীরটাকে কিভাবে ভালো রাখা যায় এবং আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম যে রোগগুলো বাসা বাঁধে, যেগুলো দানা বেঁধে উঠে এবং আমাদের মধ্য বয়স থেকে, সেগুলো সম্বন্ধে আজকে আমরা পুরো আলোচনা আজকে করব, শুনবো। আপনারা জেনে খুশি হবেন আমাদের আজকের এই স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা যাকে এনেছি। চলুন প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য এবং আমাদের ভারতেরই একটি রাজ্য হরিয়ানা, গুরগাঁও থেকে আমাদের মাঝখানে डॉक्टर मनीष जैन আমাদের साथे রয়েছেন। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम पे। सर, पहले तो आपको स्वागत करते हैं हमारे त्रिपुरा में। आप त्रिपुरा में आप पहली बार शायद आए हैं? या पहली बार। अच्छा, तो त्रिपुरा के जो लगभग हर घर पे सभी का एक ही प्रॉब्लम है, हमारा स्वस्थ कैसा, शरीर कैसा ठीक रहे, शरीर के जो रोग है वो कैसे ठीक रहे। हमारे त्रिपुरा में हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फिर भी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से परिसेवा लेने के लिए आप कह सकते हैं हर महीने ही यहाँ के जो पेशेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, लगा ही रहता है जाना। यहाँ का मेजोर पर्सन जो है, मेजोरिटी जो है, वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत कॉन्शियस है। त्रिपुरा के लोग शिक्षा के लिए जितना कॉन्शियस, साइड बाय साइड हेल्थ के लिए भी बहुत कॉन्शियस है। तो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, फिर बहुत से लैकिंग भी है, बहुत से अवेयरनेस भी जरूरी है। हमारे साथ दर्शक बंधुरा আপনাদের একবার জানিয়ে রাখছি, আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন উনি ডক্টর মনীষ জৈন। আপনাদের একবার বলে রাখছি, মেদান্ত হসপিটাল গুরগাঁও, ওইখান থেকে উনি এসেছেন। উনি ডক্টর মনীষ জৈন, ডিএম নেফ্রোলজি ফেলোশিপ ফ্রম কানাডা এবং ডিরেক্টর নেফ্রোলজি ডিভিশন অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড রিনাল ট্রান্সপ্লান্ট মেডিসিন, মেদান্ত কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি ইনস্টিটিউট। তো উনি এত বড় একটা ইনস্টিটিউট চালাচ্ছেন, ওইখানে অধিকর্তা রূপে কাজ করছেন। উনি এমডি হয়ে উনি আমাদের মাঝখানে রয়েছেন, উনি ডিএম হয়ে নেফ্রোলজি হয়ে কাজ করছেন এবং লাস্ট ইয়ার উনি বেস্ট নেফ্রোলজি হিসেবে সম্মানে ভূষিতও হয়েছেন। তো আপনারা জানবেন এবং শুনে খুব খুশি হবেন, কিডনির যত ধরনের সমস্যা, আমাদের বডিতে কিডনির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, আমরা সবাই জানি কিডনি কি কাজ করে, আমাদের বডিটাকে ছাঁকনির মতো ছাকার কাজ করছে। তো এই কিডনির কি কি ভূমিকা, ফাংশন এবং কিডনির জনিত যত ধরনের সমস্যা রয়েছে বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট থেকে ধরে সমস্ত কিছু আমরা আজকে শুনবো এবং জানবো। আমরা আজকে কথা বলছি ডক্টর मनीष जैনের সঙ্গে। স্যার, पहले तो आपसे हम बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस कार्यक्रम पे मुलाकात करने के बाद। फिर सर, आपसे पहले जो बात हमें जानना चाहिए वो है, ये जो बहुत बड़ी एक समस्या है किडनी प्रॉब्लम, ये लगभग मैं त्रिपुरा की हूं तो फिर त्रिपुरा के बारे में बात करूंगी। त्रिपुरा के हर एक दो घर को छोड़ के लगभग सारे घर में इसका पेशेंट आपको मिल जाएगा, किडनी का पेशेंट। जो एक मिडिल एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा इस रोग को देखा जाता है। ये जो समस्या है, ये पहले तो कभी किसी को ऐसे नहीं समझ आता। पहले तो कोई हाई प्रेशर या फिर शुगर की बीमारी लेके चल रहा है, फिर देखते देखते कुछ देर बाद, कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद ये कभी ना कभी इसको सामने आता है जी मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। तो सर, आपसे हम पहले जानेंगे, तो ये जो समस्या, ये पहले इसका शुरुआत कैसा होता है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हेडलाइंस त्रिपुरा को धन्यवाद करूंगा कि मुझे आमंत्रण करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए, आप सबके बीच में बातचीत करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए थैंक यू। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी शुरुआत होती है, हमें जब शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जब हमें डायग्नोज होता है, जब उसके शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी का पता लगता है, तब हमें पहले ही काफी साल निकल चुके होते हैं। जो कि अनकंट्रोल चल रहा है, तब तक आपका डायग्नोज ही नहीं हुआ। और जब आपको डायग्नोसिस होता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको अपना मेडिसिन देता है उसके लिए। तो हमारे पास क्या नोशन रहता है, हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने एक बार दवाई शुरू की तो वो लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। तो आधे से ज्यादा क्या मैं कहूँगा 2/3 पॉपुलेशन शुरू में दवाई शुरू ही नहीं करती है।
तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो ये हो जाता है। आप ये सोचिए कि जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक जीवित हैं तब तक हम खाते पीते रहते हैं, और अगर हमें कोई बीमारी आई है और 1 या 2 गोली जो भी है अगर उसको कंट्रोल रख लेती है तो उस अच्छी चीज कोई नहीं है। तो बेसिकली अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, तो धीरे धीरे वो बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये ही एक मूल रीजन है, इसके साथ भी और कोई भी रीजन हो सकता है? किडनी प्रॉब्लम के जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम बेसिकली एक्यूट हो सकती है और क्रॉनिक हो सकती है। अच्छा, एक्यूट जैसे कि नाम से अवेयर है कि एक्यूट मतलब जो कि सडनली हुए, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों में खराब हो जाती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। आप अपना डिहाइड्रेशन हुआ है, आपने कम पानी का इंटेक लिया, आप अपना काम पे गए हुए हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, धूप ज्यादा है और आप पानी नहीं ले रहे हैं, वो एक रीजन हो सकता है। आप लंबी यात्रा पर गए हुए हैं, पेन किलर्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से हो जाएगा। जिम में आप कर रहे हैं, जिम सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से हो जाएगा। या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एक हम कारण बोलते हैं प्री रीनल, रीनल, एक्यूट, पोस्ट रीनल। प्री रीनल जो कि शुरुआत का डिहाइड्रेशन या किसी कारण से हो, रीनल जो कि डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट कर रहा है, पोस्ट रीनल जो कि बड़े बुजुर्ग लोगों को हो सकता है 60 साल के बाद, 70 साल के बाद। जेंट्स मेल्स के अंदर प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो प्रोस्टेट बढ़ता है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, या कोई कैंसर की प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप उसको रिलीव करोगे, एक्यूट प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये तो एक्यूट कारण होते हैं। एक्यूट कारण को आप जिस कारण से हुआ है उसको आप ठीक करोगे तो वो किडनी की प्रॉब्लम ठीक होने के चांसेस काफी रहते हैं। पर कितना लंबा होता है। फिर एक्यूट प्रॉब्लम कई बार होती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स हैं, किसी और कारण से इन्फेक्शन है, किसी को मल्टी ऑर्गन फेलियर है, लो ब्लड प्रेशर हो गया है, बर्न्स हुए हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, किसी भी कारण से उनसे भी असर आ सकता है। तो ये तो छोटे छोटे एक्यूट कारण है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है क्रॉनिक कारण। इंपॉर्टेंट तो एक्यूट भी है पर क्रॉनिक जो है वो हमारे हाथ में कंट्रोल करना है। बेसिकली शुगर, ब्लड प्रेशर, 2/3 ऑफ द किडनी प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड शुगर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से होती है। अच्छा। बाकी कारण हो जाता है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जो कि हमारे किडनी की ही प्रॉब्लम्स हैं जो कि आ सकती हैं। फिर उसके अलावा हमारा ADPKD, सिस्टिक किडनी डिजीज होता है, उससे हो जाता है। या कितने जेनेटिक डिजीजेज हैं जो कि आपने हमें बचपन से कितने आते आ रहे हैं उस चीज के लिए, तो ये हमारा क्रॉनिक डिजीज है। पर अगर हम शुगर BP जैसे आए, अगर हम एक्यूट कंट्रोल कर लें, कई बार हम पेन किलर्स हैं, लंबा पेन किलर्स खाए जा रहे हैं, डेली आए, हम काम से थक के आए हैं, शाम को आपने गोली खा ली, चाहे ब्रूफन हो चाहे कोई सी भी गोली हो पेन किलर्स, तो वो लॉन्ग टर्म में तो आपको असर करेगी, खराब असर करेगी। तो उस समय तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो ऑर्गन खराब हो रहे हैं। मनीष जी, और एक बात भी इसके साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ कि ये जो हमारा जो एक्यूट और क्रॉनिक जो डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, जिसको डे बाय डे इंक्रीज होके ये किडनी का मूल समस्या हमारे लिए हो जाता है, ये समस्या पहले तो जो सिम्टम होते हैं वो पहले तो किसी को समझ नहीं आता ठीक तरीके से। किसी को तो ये भी सुनने के आया है वो यूरिन का कोई प्रॉब्लम है, आपका यूरिन ठीक तरह से नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो फिर किडनी का प्रॉब्लम है क्या? तो एक्चुअली सिम्टम क्या क्या होता है जिसके लिए लोग समझ पाए? सिम्टम्स क्या, शुरू में तो किडनी में कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे। हो सकता है कि जो हमारा क्रॉनिक चल रहा है, बेसिकली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, वो अंदर ही अंदर किडनी खराब करते रहेंगे। जो किडनी डिजीज खुद की प्रॉब्लम है, उनके मेजर सिम्टम्स क्या होगा, कई बार आप सुनते हो पैरों में सूजन आ गई, या आंखों के आसपास सूजन आ गई, तो इसका मतलब कि हमारे कई बार प्रोटीन लीक हो रहा है, तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। या किसी को पेशाब अगर कर रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, झाग आ रहा है करने के बाद, उस समय आपने अपना फ्लश को किया, एकदम झाग आ गए, पहले तो आप डायरेक्टली करते थे, आप नोटिस करते थे, अभी जब आप फ्लश यूज करो कई बार नोटिस नहीं करते। तो वो चीज ध्यान रखना है कि अगर कभी फ्लश आ रहा है यूरिन, फोमी यूरिन, कि जैसे आपका साबुन का पानी आपने धोला, फोम हो गया, या यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो आप इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये हमारी किडनी डिजीज हो सकता है। स्मेल जो होता है, यूरिन का जो स्मेल, उसमें भी कुछ स्मेल हो सकता है कि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज चल रही है उसकी वजह से भी हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाएगा, कुछ यूरिन की किडनी की अपनी बीमारी है उससे भी हो जाएगा। तो ये चीजें, तो सिम्टम्स जैसे आप पूछ रहे थे, सूजन आनी शुरू हो सकती है, शुरू में आपको भूख थोड़ी थोड़ी कम लगेगी, कमजोरी लगेगी, शाम तक आपको लगेगा वीकनेस लगेगी, खाने का मन करेगा पर खाना सामने आएगा तो आपको खाने का इच्छा नहीं होगी, शरीर पे खुजली होने लगेगी, अच्छा। और वॉमिटिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी और बाद में सांस फूलने लगेगा। तो बेसिकली किडनी डिजीज के सिम्टम्स किसी भी नॉर्मल बीमारी को मिमिक कर सकते हैं। हाँ, वही तो लगभग कोई भी नॉर्मल बीमारी है उसके लिए सिंपल, अगर 2 चीजें इसके लिए स्पेसिफिक है, वो कोई जरूरी नहीं है हर किसी में हो। यूरिन में फोम आना, फ्रॉदी यूरिन जिसको बोलते हैं झाग आना, और यूरिन में ब्लड आना, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये सर जो यूरिन में जो झाग आना, ये तो यूरिन इन्फेक्शन जब होता है तब भी होता है? तब भी आ सकता है, पर प्रोटीन अगर निकल रहा है तो प्रोटीन यूरिया सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन होगा शुगर वालों का भी, BP वालों का भी, जिनको किडनी प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं हम, या क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस,
उनका पेशाब में झाग आना शुरू होगा। जब झाग आना शुरू होगा तब हमें उसका कारण देखना है, यूरिन का एग्जामिनेशन करना है। हम जनरली कई बार क्या होते हैं, अपनी जांच कराते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन को मिस कर देते हैं। और कभी कभार तो हमारे जो बुखार आते हैं वो भी कभी किसी को कई लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कोई भी रोग हो शरीर में उसका पहला सिम्टम बुखार आने से हो जाता बुखार, है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बुखार की वजह से भी हो जाएगा। तो अब बुखार आया, अगर वो अनकंट्रोल चल रहा है, हमने कारण नहीं उसका देखा, तो वो भी अल्टीमेटली बाकी ऑर्गन्स को असर करने लगता है। जैसे मलेरिया है या डेंगू है, अगर वो सिवियर तरीके से है, लेप्टोस्पायरोसिस है, स्कब टाइफस है, ये सारी बीमारियों में क्या होगा, धीरे धीरे लिवर किडनीज की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो आपको इसलिए उसका कारण देखना जरूरी है। इसको ट्रीट करेंगे तो किडनीज में भी सुधार आने के चांसेस होते हैं एकदम से। और सर आप আপনাদের দর্শক বন্ধুরা একবার বলে রাখছি, ডক্টর মনীষ জৈন এমডি डीएम नेफ्रोलॉजी फ्रॉम मेदांता हॉस्पिटल फ्रॉम गुड़गांव। तो सर आप इतने बड़े हॉस्पिटल जो किडनी के स्पेशलिस्ट आप हैं, वहां के बेस्ट डॉक्टर जो लास्ट ईयर आप उसमें भी सम्मान किए गए हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे पास कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। जब किडनी का मैं एकदम लास्ट में ही जा रही हूँ कि किडनी का जो लास्ट जब टाइम होता है, जब किडनी का कोई सल्यूशन नहीं है, जो इंसुलिन होते हैं वो भी काम ठीक तरीके से नहीं हो, किडनी को चेंज करना पड़ता है व ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तब ऐसे आप जैसे डॉक्टर आप जैसे सर्जन को आप जैसे के हॉस्पिटल है मेदांता हॉस्पिटल, वहां पे भी हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या सुविधा मेदांत पे है वो भी हम जानेंगे। मेदांता में हमारे पास किडनी के लिए सभी सुविधाएं हैं जो कहीं भी किसी भी आपको देश में मिल सकती हैं। अच्छा। टॉप सुविधाएं, हम बेसिकली जो शुरू के डायग्नोसिस करना है तो किडनी बायोप्सी कर सकते हैं, बाकी सारी खून की जांच, पेशाब की जांच, ये तो सब जनरली बाहर भी होती है, हमारे पास भी सारी हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, कोई भी आपको इमेजिंग करनी है, चाहे सीटी स्कैन है, एमआरआई है, नहीं तो स्पेशलिस्ट किडनी के स्कैन होते हैं, डीटीपीए स्कैन या डीएमएसए स्कैन या एमसीयूज, ये सब हमारे पास सुविधा है। किडनी तो 2 होते हैं। हाँ जी। तो कहीं कभार लोग कहते हैं जो एक खराब हो जाए तो एक से भी हम चल सकते हैं। क्या चीज होती है कि अगर किसी एक खराब जो होती है स्टोन से किसी और कारण से हो सकती है। हाँ। जो शुगर से, बीपी से या क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम से अगर होता है तो दोनों किडनीज का असर आता है। तो जब दोनों पे असर आएगा तो आपको एक किडनी से भी हमारा तब बाद में काम चल सकता है जब ऑपरेशन करा के उसको बदल चुके हैं। पर हमारा दोनों किडनी जब खराब हो रही है तो अल्टीमेटली उसको आपको डायलिसिस पे जाना है। डायलिसिस का मतलब आप खून की सफाई कर देते हो। तो उसके अंदर ये कई बार हमें नोशन है कि हमने एक करा ली, हफ्ते में करा ली, 15 दिन में करा ली, नहीं। प्रॉपर तरीका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस का होता है। ये आपको सेंटर में जाना होता है जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो 3 बार प्रॉपर तरीका होता है। अगर यूरिन अच्छा आ रहा है तो 2 बार से फिर भी काम चल सकता है। दूसरी एक डायलिसिस होती है होम डायलिसिस, जिसे आप खुद अपने आप कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। भगवान ने हमें पेट में एक पेरिटोनियम मेम्ब्रेन दी होती है, वो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो डायलिसेट की तरह काम करती है और वो हमारे जो ब्लड को फिल्टर करना है, गंदगी जो यूरिया क्रिएटिनिन है उसको हम एक फ्लूइड डाल देते हैं पेट में, वो 4 घंटे तक पेट में रहता है। वो उसको जब फिल्टर करती है तो गंदगी बाहर आ जाती है, अच्छी चीज अंदर रह जाती है। तो ये होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, उसको बोलते हैं। फिर ये बेसिकली जब हमारे सीकेडी स्टेज 5, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, जिसको कितने लोग ESRD भी बोलते हैं, एंड स्टेज रीनल डिजीज, तो इसका इलाज है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस 2 तरह के, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कभी कभार तो लोग डायलिसिस करके भी बहुत दिन तक, बहुत देर तक जिंदा भी रहते हैं, अच्छा भी रहते हैं। अच्छा भी रहते हैं, पर वही चीज है कि उसको आपको रेगुलर करना जरूरी है। हफ्ते में 3 बार करें, बिल्कुल दवाइयां मिस ना करें। तो ये इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं लोग कहते हैं डायलिसिस का मतलब है आगे जाके मरना ही है, जीवित तो नहीं रह पाएगी, डायलिसिस शुरू हो गया। जो तो नॉर्मल है, कोई भी जो इंसान इस दुनिया में आया हर किसी को जाना है। हाँ। तो डायलिसिस अगर आप अच्छी तरह कर रहे हैं, अगर आपने अपनी दवाइयां मिस नहीं करी, आप हमारे सेंटर में एक बार आइए, दिखाता हूं मैं आपको। जब से शुरुआत हुई है मेदांता की अर्ली 2010 लेट 2009 से, तब से भी हमारे पास कितने डायलिसिस के पेशेंट्स हैं। अच्छा। जो भी बिल्कुल अच्छी तरह करा रहे हैं। तो उस तरह से तो डायलिसिस की आपने, तो पर वही है कि आपको मिस नहीं करनी है, दवाइयां टाइम से लेनी है। तो इसके 2 ट्रीटमेंट है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस अच्छा है, पर बेस्ट ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट के लिए हम किडनी बदल देते हैं, तो एक किडनी से काम चल जाता है। पर वो हमारे पास जो लाइव डोनर प्रोग्राम है, फैमिली डोनर होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। अच्छा, डोनर क्या फैमिली से होना चाहिए? डोनर फैमिली से होना चाहिए। फैमिली के बाहर अगर डोनर हो नहीं, हमारे लॉज अलाउ नहीं करते, तो हम लोग करते भी नहीं है। अच्छा, फैमिली के कैसे कनेक्टिविटी होना चाहिए कि फादर मदर? हाँ, मतलब पेरेंट्स हो गया, भाई बहन हो गए, स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए। शुगर नहीं होनी चाहिए जो डोनर है, कैंसर नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादा एडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। फिर हम टेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो सेम ग्रुप का होना चाहिए। अगर ओ ग्रुप किसी को भी दे सकता है, ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। पर हमने इसमें एबीओ इनकम्पेटिबल दूसरे ग्रुप के ट्रांसप्लांट्स की भी हमारे पास सुविधा है। तो हम उसके लिए टाइटर्स करके देखते हैं कि जैसे कि सपोज
ओ ग्रुप को किडनी चाहिए, सामने देने वाला उनके जो भाई है या माँ है, कोई भी ए ग्रुप है, तो हम ओ के अंदर ए के खिलाफ कितनी एंटीबॉडीज है, एंटी ए टाइटस करके देख लेंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा क्या। तो उसके लिए हमें पहले प्लाज्मा करनी होगी, इंजेक्शन देना होगा, तो वो सुविधा भी हमारे पास है। ये जो डोनर का जो बात है, तो 2 आदमी का ही ऑपरेशन होता है, जो डोनर जो देते हैं हाँ, वो भी करते हैं, उसका भी ऑपरेशन, उसका भी ऑपरेशन करके एक किडनी ले ली जाती है और दूसरी में लगाई दी जाती है, जो पेशेंट है उनको जो पेशेंट में होती है। कई बार क्या होता है कि हम पेयर्ड एक्सचेंज भी है, जिसे स्वैप बोलते हैं, ए का कोई रिसिपिएंट है, डोनर बी है, और सपोज दूसरे ग्रुप वाले में जो होता है महंगा भी हो जाता है, रिस्की भी हो जाता है अगर एबीओ इनकम्पेटिबल कर रहे हैं, तो और सामने वाला पेयर अपोजिट है, जिसको ए की किडनी चाहिए और बी का उसका है, तो वो एक दूसरे को इंटरेक्शन कर सकते हैं, पर वो फर्स्ट डिग्री रिलेशन होना कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें सर आप लोगों के हॉस्पिटल में कितना, लगभग अप्रोक्स कितना आता है कॉस्टिंग, जो खर्चा होता है अप्रोक्सीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन में जांच में 1.25 लाख से 1.5-2 लाख तक आ जाता है। 2 लाख के अंदर आ जाता है टेस्टिंग का। हाँ, दोनों के हम काफी टेस्ट करके चलते हैं। दोनों के पहले बेसिक चेक होंगे, फिर यूरिन का चेक होगा, फिर लेडी है तो गायनेक का एग्जामिनेशन होगा, मैमोग्राफी होगी, हार्ट का चेकअप है, सीटी स्कैन है। डोनर के लिए हम अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी करके चलते हैं, श्योर करके चलते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम हो तो हम लास्ट मोमेंट पे मना भी कर देते हैं। फिर हम HLA टिश्यू टाइपिंग करते हैं दोनों का देखने के लिए कि रिलेशन भी प्रूव होता है और आगे फ्यूचर में भी हेल्प करता है हमें। फिर हम क्रॉस मैच करते हैं, क्रॉस मैच में डोनर और रेसिपिएंट का दोनों का ब्लड मिला के देखते हैं कि कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा उसके अंदर, कि अगर रिएक्शन होगा, अगर क्रॉस मैच पॉजिटिव आता है तो वो ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वो ये थोड़े से HLA और क्रॉस मैच महंगे टेस्ट होते हैं, तो ये सब किया जाता है। फिर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है वो हमारे यहाँ जो पैकेज है 5.5 लाख रुपए का लगभग। अच्छा, अगर इंजेक्शन ना दें, एक इंजेक्शन होता है कि जो रिजेक्शन को बचाता है, अगर वो होता है तो उसके 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ये हमारे 5 लाख और उसके पहले 2 लाख, 5.5 और मतलब 2 लाख टेस्टिंग सब मिला के 7-8 लाख के 7-8 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अगर इंजेक्शन देना पड़े तो 1.5 से 2 लाख और एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा लगता है। तो इसके बाद जो पेशेंट है वो एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं, अपने मतलब कि बेस्ट उसमें ट्रीटमेंट अच्छा रहता है, तो उसको दवाइयां लेनी पड़ती है, दवाइयां, चेकअप वगैरह, चेकअप रेगुलरली करना है। जैसे कि हम पहले महीने में जो फर्स्ट महीना होता है उसके अंदर हफ्ते में 2 बार देखते हैं, सेकंड महीने में हम हफ्ते में 1 बार देखते हैं। ये क्या पैकेज के अंदर ही आता है? ये सब आपका अलग है। पैकेज तो सिर्फ डोनर और रिसिपिएंट का खर्चा है, उसके बाद अलग है। अच्छा। थर्ड मंथ में 15 दिन में 1 बार देख रहे हैं, फिर चौथे महीने से 1 साल तक लगभग 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे ऐसे ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। पर जो दवाइयां हैं एक इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है, तो आपकी दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, जो कि टाइम के साथ साथ कम आ जाती हैं। अच्छा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें खर्चे की जो बात है, डायलिसिस का खर्चा और ट्रांसप्लांट का खर्चा, 2-3 साल की डायलिसिस अगर आप देखो और ट्रांसप्लांट का बहुत खर्चा है, हमारे बहुत खर्चा है। एक डायलिसिस लगभग 4000 की होती है। हाँ, बहुत तो अगर आप अच्छे सेंटर में, मेरे घर में भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, मेरे ससुर का बहुत खर्चा मैंने देखा, खुद देखा। तो अगर मतलब आप सोच के चलो कि कहीं भी हो 30,000 से 70-80 हजार तक का पर महीने का खर्चा डायलिसिस में आ जाता है। 3 दिन के बाद 20,000 30,000 लग जाता था। तो उसके लिए ये कि अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो ट्रांसप्लांट बेस्ट खर्चे में पड़ता है, खर्चा वाइज भी, पर दवाइयां आपको लेनी है। तो इम्यूनोसप्रेशन है वो आपको बस क्या ध्यान रखना है, दवाइयां टाइम से लेनी बहुत जरूरी है। आप दवाइयां नहीं छोड़ सकते, आपने दवाइयां छोड़ोगे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो किडनी का रिजेक्शन होने का खतरा हो जाता है। और दवाइयों का भी अपना नेगेटिव पॉइंट है, दवाइयों से हमारी ब्लड शुगर भी बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है और हमारी इम्यूनिटी कम होती है। जब इम्यूनिटी कम हुई है, कोई मिलने वाला है जिसको इन्फेक्शन है, तो अगर हम सब बैठे हुए हैं, हम लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, पर जिसका ट्रांसप्लांट हुआ उसको होने का ज्यादा रहेगा। उसका तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो उस चीज के दवाइयां टाइम से लें, अपना डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए। और सर एक और बात भी, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है किडनी का, तो किडनी तो शायद सर पहले तो सिम्टम जो है वो तो नॉर्मल सिम्टम में आ जाता है, फिर देखते देखते जो शुगर लेवल जो अच्छा ज्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे करके किडनी में इफेक्ट हो गया। पहले तो लोग इंसुलिन लेते हैं, फिर इंसुलिन का डोज भी बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है किडनी में इफेक्ट करने के लिए? क्या चीज होती है कि जब किडनी में इफेक्ट होता है, शुगर की डोज जब किडनी इफेक्ट होती है, जिसको शुगर हाई चल रही है उनको मोस्टली इफेक्ट होगी और उसकी शुगर अचानक ही लो होने लगेगी। हमारे शरीर की जो एंडोजिनस इंसुलिन है, जब वो किडनी से नहीं निकल पाएगी ज्यादा लंबे टाइम तक, तो शुगर को लो करने लगेगी। तो किसी भी शुगर वाले पेशेंट के अगर बार बार लो शुगर हो रही है तो उसे अपनी किडनी की जांच करनी चाहिए। अच्छा। वैसे भी कोई भी शुगर वाला पेशेंट है, जब डायग्नोसिस हुआ है उसको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, एक यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड ये जरूर करने चाहिए।
और फिर जो अपने डॉक्टर फिजिशियन को दिखा रहे हैं वो आपका जो डॉक्टर है रेगुलरली जब बताएंगे उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करना है। तो साल में एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए। साल में एक बार टेस्ट, यूरिन का प्रोटीन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया कि जरूर कर। अब तो महंगे भी नहीं है, पहले तो फिर भी, तब तो अवेयरनेस भी बढ़ गई है, लैब्स भी बहुत आ गई हैं। तो स्टैंडर्ड लैब से जो भी अच्छी लैब है उनसे एक बार टेस्ट जरूर करने चाहिए। उसके साथ जो हाई प्रेशर के जो लोग हैं व लो प्रेशर के जो लोग हैं उनको भी डे बाय डे दवाई लेनी पड़ती है। हाई प्रेशर वालों को तो दवाई चाहिए तभी डेली चाहिए। उनको भी क्या किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है? हाई उनको भी हो सकता है। शुगर और हाई प्रेशर सबसे ज्यादा कॉमन कारण है, तो उसके लिए भी आपको रेगुलर दवाई चाहिए। और जैसे मैंने शुगर वालों के लिए कहा, शुरू में जब डायग्नोज हुआ है तब एक बार जरूर टेस्ट कराइए किडनी का, फिर साल में एक बार कराइए अगर आपका सभी चीजें नॉर्मल है। अगर हल्की सी भी अब नॉर्मलिटी दिखती है तो आपको अपने किडनी वाले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किडनी के जो स्पेशलिस्ट हैं उसके साथ एटलीस्ट फिजिशियन के टच में रहिए और एक बार किडनी वालों से मिलकर, ताकि अकॉर्डिंगली हम आगे का बचाव कर सकें। और एक बात सर, जो पहले जो किडनी का समस्या होते हैं तब का नेफ्रोलॉजी जो है, नेफ्रोलॉजिस्ट उनके साथ बातचीत करके दवाई वैसे लेना चाहिए किडनी के जो बारे में, जितना भी दवाई व जितना भी डायलिसिस के पहले जो स्टेज है, डायलिसिस के पहले जो हमारा टारगेट वही होना चाहिए कि जितना जल्दी उसको लंबा खींच सके। अगर कंट्रोल करेंगे तो आगे की स्टेज का प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाएगा, तो जो डायलिसिस की स्टेज है वो लेट हो जाएगी आपकी। अच्छा सर, और एक बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, अगर अब मार्केट में कुछ आयुर्वेदिक व हर्बल बहुत सी चीज अवेलेबल है, जो कहते हैं कि आपका किडनी खराब है तो फिर ये सप्लीमेंट की तरह लीजिए, इसके आपका किडनी अच्छा हो जाएगा, लिवर ठीक हो जाएगा, बॉडी का जो एलोवेरा जूस ऐसा होता है ना, एलोवेरा जूस जो आपकी बॉडी को पूरा क्लीन कर देगा, ये सब करिए, साथ में मेडिसिन भी लीजिए, वो भी कहते हैं दोनों साथ लेकर चलो। ये क्या कितना ठीक है ये? हम किडनी जब प्रॉब्लम हो गई है, किडनीज एस्टैब्लिश है, तब हम सजेस्ट नहीं करते कि आपको ये सभी चीजें करनी पड़े। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक देखोगे, उसकी जो भी दवाई है उस पर इतनी रिसर्च हुई होती है, इतना शुरू में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए होते हैं, तो उसके बारे में आपको पता है। हमारी बाकी ऑल्टरनेटिव है, इनकी स्टडीज का हमें नहीं पता कि कितना क्या है क्या नहीं है। माइट भी कितना बेनिफिशियल भी हो, नहीं भी हो, क्योंकि उसका हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या चीज है, तो कैसे बता सकते हैं। तो हम अभी कहते हैं कि अवॉइड करिए बाकी सप्लीमेंट्स, क्योंकि जो भी आप खाएंगे पिएंगे निकलेगा तो आपके किडनी के थ्रू, गुर्दे के थ्रू। तो इसी चीज के लिए जो वहां पे निकलेगा तो आप ज्यादा जो काम करा रहे हो तो अननेसेसरी खराब करेंगी चीजों को। और एक बात भी सुनने में बहुत आती है, वो कि आप ठीक तरीके से पानी नहीं पीते, आप ठीक तरीके से पानी का जो सारा दिन का जो मात्रा है वो ठीक तरीके से नहीं, उसके आपका किडनी खराब हो गया, किडनी में स्टोन भी अगर मिलते हैं तो वो भी पानी की वजह से हो रहा है। ये कितना ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब शुरू में हम एक्यूट जब इनिशियल स्टेजेस है, तो अगर हम पानी कम पियेंगे तो भी तो किडनी ज्यादा काम कर रही है। तभी बोलते हैं कि 6 से 8 गिलास रूटीन में, अगर नॉर्मल है कोई, उसको 8 गिलास पानी तो पीना चाहिए। लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पानी तो जरूरी हो जाता है। अच्छा। तो अगर बाद में अगर किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, जब किडनीज की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है कुछ है, तब हमें पानी को कट डाउन करना है। अगर किडनी का प्रॉब्लम हो गया तब कंट्रोल करके पीना है। तब कंट्रोल करके पीना, तब भी डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में हो। लेटर स्टेजेस है तब आपको पानी कम करना पड़ेगा एकदम। पर शुरू में तो आपको पानी अच्छा पीना चाहिए। आपको डाइट वही एडिक्वेट होनी चाहिए, डिसिप्लिन डाइट लीजिए, टाइम से डाइट लीजिए, अननेसेसरी पेन किलर्स नहीं लीजिए, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, अननेसेसरी कोई भी अपनी बॉडी को अब्यूज ना करिए, चाहे किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स हो जो कि विदाउट किसी। आजकल तो सभी के बॉडी में, जो त्रिपुरा में भी मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को गैस की समस्या है, बहुत से ज्यादा। तो ये भी क्या कुछ गैस के जो टैबलेट होते हैं, ये देखो टैबलेट्स तो जो भी खाओगे सब किडनी के थ्रू निकलनी है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम अब देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। जो पहले लोग बोलते थे अब जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, टाइम से खाना खाइए, अब जंक फूड कितना हो गया। तो ये सभी चीजें अल्टीमेटली आपके शरीर को तो असर करेंगी। तो इसीलिए टाइम से सब कुछ करेंगे तो बहुत फर्क रहता है। सब कुछ टाइम पे लेना चाहिए। आप सैर भी करेंगे, सुबह शाम अगर सैर करेंगे एटलीस्ट एक बार, आधा घंटा हफ्ते में 4-5 दिन एटलीस्ट अपने लिए निकालोगे तो आपको आधी समस्याओं को तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अच्छा, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग या फिर इवनिंग वॉकिंग, कोई भी जो आपको टाइम से सूट करती है, पर करनी है एकदम। और एक बात क्या है कि ये जो एक बड़ी समस्या है किडनी की समस्या, इसके लिए तो आपने बहुत से टिप्स दे दिए, और साथ और मेजर और एक बात है डाइट, फूड डाइट के जो बारे में। यहाँ के जो लोग हैं, त्रिपुरा के लोग हैं, वो मेडिसिन तो बहुत लेते हैं, व्यायाम भी करते हैं, जो एक्सरसाइज वो भी करते हैं, पर प्रॉपर फूड डाइट हमारे त्रिपुरा में नहीं मिलता।
शायद हमारी लैकिंग है, हम ऐसा नहीं कर पाते। वही कि आपके बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हाँ। फूड में आपकी सभी तरह की चीजें होनी चाहिए। किसी भी चीज का एक्सेस में ज्यादा ले रहे हो या किसी चीज को कम ले रहे हो वो हानिकारक हो सकता है। तो आपको सारी चीजें लेनी है। एक बार अगर आपको वही कोई क्रॉनिक इलनेस है तब आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा। तो शुरू में जैसे हम वही बैलेंस डाइट बोल रहे हैं तो सभी कुछ लेना चाहिए, जिसमें सब कुछ है, सब कुछ है, बिल्कुल प्रोटीन विटामिन सब जैसे ठीक तरीके से बोलते हैं नॉर्मली किसी को वही वाला लेना चाहिए जी। अच्छा। और एक बात सर, जो किडनी की समस्या, ये आजकल तो ये हो गया कि बच्चों को भी होता है, छोटे बच्चे में भी देखा जाए बहुत से बच्चे इसमें प्रॉब्लम है। एज कोई फैक्टर नहीं मुझे लगता है। मोस्टली क्या होता है एज में जो बच्चों में आ रही है वो तो जेनेटिक्स कई बार हो सकते हैं या कई बार की कंजेनाइटिस जो छोटे बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो हो सकता है। और बाकी लोगों में जो एज है वो 40s के बाद ही होती है इन जनरली। हाँ, जो शुगर या बीपी की वजह से होगी क्योंकि वो कई सालों का वो दोनों चीजें अनकंट्रोल चली हैं उसकी वजह से। अच्छा। बाकी कई बार आप 20 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में उनमें देखोगे तो उनकी ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी जो कि अब बाकी पूरी तरह मैनिफेस्ट हो गई या पहले पता नहीं लगा। अच्छा। कई बार क्या होता है यूरिन इन्फेक्शन हो रही है बचपने में ही, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सभी चीज तो कितनी चीज तो इग्नोरेंस से भी हो जाती है। जैसे कि 2 साल पहले कोरोना आए थे, कोरोना में बहुत सारे लोगों में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड आई थी, बहुत सी प्रॉब्लम आई थी। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं क्या बॉडी में चल रहा है, किडनी खराब हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बहुत से लोग मर भी गए। एक्चुअल क्या है वो पता भी नहीं चला। तब भी क्या आप लोगों ने क्या क्या सफर किया? नहीं, हमारे पास सब तरह के आते थे। हमने तो कोविड में हमारे तो हॉस्पिटल में कोविड के मरीज थे तो डेफिनेटली कोविड वालों को रिस्क तो था ही ज्यादा क्योंकि कोविड भी उनको सिवियर हुआ जिनके शुगर बीपी कोई अनकंट्रोल चीजें थी। घूम फिर के एग्जैक्टली घूम फिर के वही चीजें कि जिनको कोई क्रॉनिक इलनेस है और उसकी आपने केयर नहीं की गई तो वो ज्यादा कर रही है। मैंने कोरोना के वजह से मरा सब, इनका अगर हिस्ट्री चेक किया गया वो सभी थे डायबिटीज के लोग, शुगर के लोग, प्रेशर के लोग, कैंसर के लोग, ऐसे ही लोग ज्यादा से ज्यादा हो गए। वो एक तो बात कॉमन है सर कि ये अगर डिजीज आपके बॉडी में आ गए तो आपको बहुत ही, तो उसी को बचाने के लिए बैलेंस डाइट लीजिए, अपनी रेगुलर व्यायाम करिए, खाना टाइम से खाइए, टाइम से अपना सोइए जल्दी, वो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। और एक सर बात क्या है कि जेहेतु आप इतने बड़े हॉस्पिटल से आए हैं, हम लोगों के लिए सौभाग्य है आपको यहाँ पे त्रिपुरा में आपको मिलना। यहाँ का अगर कोई पेशेंट या फिर कोई पीपल, त्रिपुरा के कई लोग अगर आपके साथ बात करना चाहे थे, आपके साथ मुलाकात करना चाहे आज या फिर कल, कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं? आज तो मैं अवेलेबल था, यहाँ पे एक जो सेंटर था डॉक्टर सोमा वाला उधर था अभी, और कल तो मेरी वापसी है, पर नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो यहाँ पे हमारे मिस्टर जयंत है, उनका नंबर शेयर कर देंगे, उनके थ्रू मिल सकते हैं। अच्छा, उनका नंबर है हमारे पास? नहीं, उनका नंबर अभी वो जयंत जी के पास दे देंगे। দর্শক বন্ধুরা আপনাদের একবার বলে রাখছি, ডক্টর মনীষ জৈন মেদান্ত হসপিটাল থেকে উনি এসেছেন আমাদের ত্রিপুরায় অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের জন্য। আমাদের ত্রিপুরায় যারা কিডনির সমস্যায় ভুগছেন, কিডনি নিয়ে সমস্যায় আছেন বা কিডনিকে ভালো রাখার জন্য চেষ্টা করছেন, সবাই অসুস্থ হলেই ডাক্তারের কাছে যাব এটা আমরা সবাই ভেবে থাকি, কিন্তু আমার কাছে যে অর্গানটা রয়েছে সেটাকে ভালো রাখার জন্য যদি আমি ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে মনে হয় একটা কথাই আছে, মানে প্রিকশনটা তো ভালো কিন্তু বেটার দেন কিউর, মানে এটা আমি প্রিকশন যদি নিয়ে নিই তাহলে আমার কিউরের কোনো প্রয়োজন হবে না। তো আপনি যদি আগে থেকে প্রিকশন নিয়ে নিন কিভাবে আমার কিডনিটা ভালো থাকে এবং কি করা উচিত, কিভাবে খাওয়া দাওয়া করা উচিত, ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করতে পারবেন। এখানে ত্রিপুরায় ভালো ভালো ডাক্তাররা আছে, আমি আবারও বলছি, কিন্তু আমরা বহির্রাজ্যে গিয়ে বরাবরই ডাক্তার দেখাই এবং আমাদের জটিল যখন কোনো রোগ হয়, ক্রনিক যখন কোনো ডিজিজ হয়, আমরা কিন্তু বহির্রাজ্যে যাই, আউটস্টেটে যাই, যেখানেই যাই। তো আমাদের এখন সুবিধা রয়েছে হাতে, গুরগাঁও থেকে আমাদের মাঝখানে এসছেন মেদান্ত হসপিটাল থেকে ডক্টর মনীষ জৈন, ডিএম নেফ্রোলজি ফেলোশিপ ফ্রম কানাডা, এবং ওনার এখানে ডিরেক্টর অফ নেফ্রোলজি, ডিভিশন অফ নেফ্রোলজি এবং রিনাল ট্রান্সপ্লান্ট মেডিসিন মেদান্ত কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি ইনস্টিটিউট। একটা ইনস্টিটিউটও রয়েছে, সেই ইনস্টিটিউটের খোঁজও আমরা দেবো আপনাকে, আমরা জানবো কিছুটা ইনস্টিটিউট সম্বন্ধেও। আরেকটা রয়েছে ফোন নাম্বার, আমি ফোন নাম্বারটা একবার বলে রাখি, আপনারা নোট ডাউন করে রাখুন, 8800063585। এটা হলো ডক্টর মনীষ জৈনের কন্ট্যাক্ট নাম্বার, আপনারা লিখে রাখুন, অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন, জানতে পারবেন। আর স্ক্রলে আমাদের অবশ্যই মেদান্ত হসপিটালের স্ক্রলিং এর নাম্বার যাচ্ছে, যোগাযোগের নাম্বার যাচ্ছে, সেটাতেও ফোন করে আপনারা জানতে পারবেন
কি অসুবিধে, রিসেপশনেও কথা বলে জানতে পারবেন যে আপনার কি সমস্যা এবং ওইখানে কি কি সুবিধা রয়েছে, রোগের জন্য কি কি, রোগ নিরাময়ের জন্য কি কি সুবিধা রয়েছে সেটাও আপনারা জানতে পারবেন। আরেকটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখছি, শুধুমাত্র কিডনি নয়, আরো বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যা রয়েছে আমাদের বডিতে সবকিছুরই কিন্তু সমাধান মেদান্ত হসপিটালে রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছে কিডনি স্पेशलिस्ट, আমরা বলতে পারি नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट डीएम डॉक्टर मनीष जैन। सर, और एक बात थी क्या, ये हॉस्पिटल तो सिर्फ किडनी के लिए नहीं, बहुत से रोग जो और भी है, हार्ट के प्रॉब्लम, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे त्रिपुरा के लिए। हार्ट अटैक तो हर घर में ही हो रहा है, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, इसका कोई एज भी नहीं है, 20 एज के लोग भी हार्ट अटैक। कहीं कभार तो मैं ये भी सुना हूं कि ज्यादा पहले नहीं, कुछ दिन पहले एक बच्चा धूप में खड़ा होकर प्रेयर कर रहा था स्कूल के कैंपस में, अचानक से हार्ट अटैक हो गया। ये भी एक बड़ी समस्या है, किडनी तो है ही, ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम लेके मेदांत हॉस्पिटल है, उसको क्या आप लोग सेम परिसेवा देते हैं? यहाँ पे भी हमारे सब कुछ, हार्ट का तो हमारा मेजर हॉस्पिटल है। हमारे सीएमडी जो श्री डॉक्टर नरेश चौहान है, टॉप मोस्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, तो जितनी बाईपास सर्जरीज या स्टेंटिंग हमारे यहाँ होती है वो तो बिल्कुल टॉप क्लास की है, और सभी प्रोसीजर्स करते हैं हम हार्ट के लिए भी, जैसे भी टावी प्रोसीजर है जो वॉल्व के लिए है, और बाकी सब कुछ जो भी प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं हार्ट का हमारे पास सब कुछ है। बाईपास सर्जरी वगैरह सब कुछ? हाँ, सब कुछ, बाईपास सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट है हमारे पास, नी रिप्लेसमेंट्स, हमारे पास सभी डिपार्टमेंट्स है, कैंसर्स का ट्रीटमेंट, किडनीज का हो गया, तो सभी मेजर विभाग है, और हमारे पास एक ही उसके हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। अच्छा, अगर कोई त्रिपुरा के कोई वासी, त्रिपुरा के कोई लोग अगर मेदांत के साथ बात करना चाहे या फिर जो बात करके हेल्पलाइन से कुछ सुविधा जान सके तो क्या करना चाहिए? मेदांता को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अच्छा। हमारे यहाँ पे अभी कोऑर्डिनेटर भी मिस्टर जयंता हैं, तो उनके थ्रू कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो इस चीज को फैसिलिटेट कर देंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको कांटेक्ट भी करा देंगे। अच्छा, और एक बात सर, अगर कोई गवर्नमेंट जब होते हैं ना, हमारे त्रिपुरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 2-3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां से अगर कोई रेफर किया गया हो हाँ, आप लोग के हॉस्पिटल में, तो कैसे होता है? अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफरेंस लेटर लेकर आते हैं और हमारे हॉस्पिटल में आ जाएं, तो उनको दोबारा वो वहीं पे देख लिया जाता है और फैसिलिटेट कर दिया जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे कुछ कंसेशन भी होता है? हाँ, उनके लिए गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट की फिक्स जो एक अमाउंट होता है वो फिक्स किया होता है, वही रहता है। हाँ जी। और बाकी के लिए प्राइवेट जो होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन वही होता है। हाँ जी। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের একবার জানিয়ে রাখছি, আপনারা যদি এরকম কোনো পেশেন্ট আপনাদের এখানে থাকে যে আগরতলার হসপিটালে বা হাসপাতালে দেখাচ্ছেন, সেখানে ক্রনিক ডিজিজ নিয়ে কিডনি বা হার্টের সমস্যায় জর্জরিত আছেন, রেফার করা হয়েছে, সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছে, তখন কিন্তু সেই রেফারের লেটারটা এখান থেকে নিয়ে ডাইরেক্ট আপনারা মেদান্ত হসপিটালে সাবমিট করলে, সেই রেফার লেটার গভর্নমেন্ট হসপিটাল থেকে, সেই লেটারের এগেনস্টে আপনি কিন্তু কনসেশনও কিছু পাবেন, অনেকটাই পাবেন, বেশ ভালো কনসেশন ওই হসপিটালে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তো এটাও একটা বড় ধরনের সুবিধা, যদি এরকম কোনো পেশেন্ট থাকেন এখন বর্তমানে, তাহলে কিন্তু এই সুবিধাটাও পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আপনারা নিজেদের মতো করে, নিজেদের ইচ্ছে মতো কিন্তু সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন, এবং এখানে ওনাদের কনসালটেন্ট কথা বলার জন্য কিন্তু রয়েছেন একজন, আপনারা সেই নাম্বার অবশ্যই ফোনে টিভি স্ক্রিনে পাবেন এবং সেই নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগও করতে পারবেন। डॉक्टर सर, आप इतने समय से हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना कुछ जानने को मिला किडनी के बारे में, जो हमारी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को किडनी के बारे में, हम तो किडनी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो थोड़ी बहुत कुछ आपसे जानने को मिला। और जाते जाते हमारा प्रोग्राम भी शायद बहुत नहीं, और समय का साथ चलना रहा है तो खत्म भी करना पड़ेगा, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग लाइफस्टाइल जैसे जी रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे जी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि ये जो प्रॉब्लम है, किडनी की जो प्रॉब्लम है, थोड़ी कम हो जाए? वही मेरे यही कहना है, दोबारा वही चीजें कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बेसिक डिजीज को, अपनी कोई भी इलनेस आती है उसको इग्नोर मत करिए, जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, टाइमली दवाइयां लीजिए, और अगर मेरे आपको इस बातचीत से और आपको थोड़ा सा भी अगर सेविंग हो जाती है, तो जस्ट सिंपल सी चीज है, प्रिवेंशन अगर करेंगे तो आपको किडनी डिजीज से बचत हो सकती है। हाँ, बच सकते हैं। और वही है कि पेन किलर्स अननेसेसरी की मत खाइए, अननेसेसरी की फालतू की दवाइयां मत खाइए, अपने फिजिशियन के टच हो, जो एमडी डॉक्टर, मेडिसिन वाले हैं, जो भी डॉक्टर, उनके संबंध में रहिए, ताकि वो जो आपको सजेस्ट करें वो लीजिए। शुगर कंट्रोल रखिए, बीपी कंट्रोल, बेसिकली कोई भी जो बीमारी है उसका टाइमली इलाज करें, टाइम से सभी चीजें करें, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। अगर आप स्वस्थ हैं
हमारे लिए सच्ची कोई चीज ही नहीं है। और फिर भी किसी चीज की जरूरत है तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। एकदम। तो और सर जाते जाते और एक बात, ये तो गई जो प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर। अगर कोई, अभी तो एक और भी एक है थायराइड, ये भी लगभग हर घर पे थायराइड की प्रॉब्लम है, ये भी रोज गोली खानी पड़ती है। थायराइड की गोली रोज खानी पड़ती है। वो भी क्या कोई प्रॉब्लम देते हैं इन अगर फ्यूचर? देखो, कोई भी चीज है, कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, अगर आप नहीं करोगे तो वो किसी न किसी तरह से तो आपकी बॉडी पे बाकी ऑर्गन से इफेक्ट करेगा ही करेगा। गोली अगर कोई ना खाए तो फिर ये हो सकता है, मतलब कम होता है पर हो सकता है, पर गोली तो खानी चाहिए, वो बाकी चीजों पे इम्पैक्ट करेगा नहीं तो। अच्छा, गोली खानी चाहिए और फिर प्रॉपर डाइट। हाँ, मतलब उसके लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने इतना मूल्यवान समय हम लोगों को ले दिया और आपने इतना दूर से हमारे लिए, त्रिपुरा वासी के लिए, त्रिपुरा के लोग जो है इनके लिए आप आए हैं, तो इनके लिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यहाँ से आपके जो मेदांत हॉस्पिटल अगर जाना चाहे, बातचीत करना चाहे, कोई हेल्प या फिर कोई सुविधा लेने की कोई इच्छा चाहे, तो फिर आपका हेल्पलाइन जो नंबर है हमारे स्क्रीन पे जा रहे हैं, उससे बात कर सकते हैं। और आपका जो पर्सनल नंबर है वो भी हम स्क्रीन पे बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक है, कभी मुझसे बात करनी है शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में बात कर सकते हैं। तो फिर भी आपको डॉक्टर, मैं फिर भी ये कहूंगा डॉक्टर से जरूर मिलिएगा, और एनीवेज कुछ गाइड कर पाऊंगा तो मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर ভ্যালুয়েবল টাইম। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের আরো একবার বলে রাখি, ডক্টর মনীষ জৈন, এমডি, ডিএম নেফ্রোলজি, ফেলোশিপ ফ্রম কানাডা এন্ড ডিরেক্টর নেফ্রোলজি ডিভিশন অফ নেফ্রোলজি রিনাল ট্রান্সপ্লান্ট মেডিসিন এবং মেদান্ত কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি ইনস্টিটিউট। তো ওনার যোগাযোগের নাম্বারটা হলো 8800635835। ওনার ইমেলটা হলো, একবার নোট করে রাখুন, ওনার ইমেলটা হলো manish.jain@medanta.org। এই ইমেলেও আপনি কিন্তু আপনার সমস্যাটা লিখে বা মেল করে জানাতে পারবেন, আর ফোন করেও আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই উনি যে টাইমটা বলেছে সেই টাইমটা মেনে আপনি ফোন করবেন, তাহলে উনাকে পাবেন। উনি অবশ্যই উনার হসপিটালে চলে গেলে উনি ব্যস্ত থাকবেন, সবসময় ফোন রিসিভ নাও করতে পারে, তার জন্য কোনো কিছু অযথা আতঙ্কিত হবার নেই। মেদান্ত হসপিটালের যে 24 আওয়ার্স যে হেল্পলাইন নাম্বার আছে সেটা কিন্তু আমরা স্ক্রিনে শেয়ার করে দিচ্ছি। তো সেই নাম্বারে ফোন করে আপনি কিন্তু অনায়াসেই আপনার যে জটিল সমস্যা সেটা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের সাথে থাকুন। নমস্কার।